क्लास में हम लोगों ने थोड़े से बेसिक टर्म्स को देख लिया था कि भाई मनी क्या है, और साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया था कि फिएट मनी क्या है और मनी की आखिर जरूरत क्यों है। भाई अगर हम मनी की डिमांड की बात कर रहे हैं तो क्यों वो मनी की डिमांड है, उसकी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोगों को देखना है बेटा कि ये जो डिमांड फॉर मनी है इसके अंतर्गत तीन अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। उन तीनों ही कंसेप्ट के बेसिस पे आज बात करनी है, जिसमें कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, तो उन सब से रिलेटेड बातें हमें यहाँ पर करनी है। तो आराम आराम से हम लोग पढ़ते चलते हैं, देखते जाते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि डिमांड फॉर मनी करते हैं तो डिमांड फॉर मनी हमारा किन किन चीजों के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले तो भाई हम कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए जाते हैं तो उस ट्रांजेक्शन के लिए क्या होगा, पैसा का होना जरूरी है, ऐसी भी बातें हो सकती है। फिर उसके बाद हम जो वैल्यू ऑफ स्टोर करके रखते हैं, इसलिए ताकि इन फ्यूचर कभी अगर कोई दिक्कत आए तो हमारी बचाव के लिए कुछ पैसों का होना क्या होगा, जरूरी होगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रिकॉशन की बात करते हैं हम लोग, सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है हम लोग। और लास्ट में ऐसी भी तो बात होगा ना कि सर माल बचाएंगे तभी तो इन्वेस्ट होगा, तभी तो ग्रोथ होगा। तो तीन अलग अलग मोटिव से सोच सकते हैं नहीं, तो ये तीनों मोटिव के बारे में बताया था केंजियन ने। तो हम अभी जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो कंसेप्ट में तीन अलग अलग तरह बातें करेंगे। तो लिखिएगा बेटा हेडिंग, थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो क्या बोला हमने बेटा, कितने तरीके की बातें करेंगे, तीन तरीके की बातें यहां पर होगी। कितने तरीके की थ्योरी की बात करेंगे हम लोग, तीन तरीके की थ्योरी। सबसे पहला है बेटा क्लासिकल अप्रोच, दूसरा कैम्ब्रिज अप्रोच, CA है बेटा, कैम्ब्रिज अप्रोच, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ना, कैम्ब्रिज अप्रोच। और तीसरा हमारा कौन होगा, केंजियन ना बेटा, केंजियन अप्रोच या थ्योरी। तो तीन नजरिए से हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिमांड फॉर मनी के कंसेप्ट को देखेंगे। जो हमारा डिमांड फॉर मनी है इसके कंसेप्ट को समझने के लिए कितने तरीके से देखेंगे हम लोग, तीन तरीके से देखेंगे, क्लासिकल अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच और केंजियन थ्योरी। तो अब तीनों को बारी बारी से एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो सबसे पहला को एक्सप्लेन करते हैं और जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे बेटा हम लोग। क्लासिकल अप्रोच, ये जो क्लासिकल अप्रोच है ना बेटा, ये क्लासिकल अप्रोच को हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं बेटा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अर्थात QTM। ये जो हमारे पास क्लासिकल अप्रोच है, इस क्लासिकल अप्रोच को किस नाम से भी जानते हैं हम लोग बेटा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये दिया गया था बेटा इरविंग फिशर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, इरविंग फिशर के द्वारा, येल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, YALE, येल यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 1911 ईस्वी में। कब दिया गया था ये कंसेप्ट बेटा, 1911 ईस्वी में। और वो कंसेप्ट ये था कि भाई एक वो बताओ, तुम्हारे पास पैसा रहता है तो कहते हो ना कि हमारे खरीदने की औकात ये है, अर्थात परचेजिंग पावर के बारे में बताना। तो इस कंसेप्ट का नाम ही था बेटा द परचेजिंग पावर ऑफ मनी।
तो अगर आपसे कोई भी ये पूछेगा कि बताओ क्लासिकल अप्रोच किसके द्वारा दिया गया था, तो इरविन फिशर के द्वारा दिया गया था येल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। कब? 1911 में। कौन सा कंसेप्ट था बेटा? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब ये द परचेजिंग पावर ऑफ मनी का मतलब क्या? कि भाई अगर हमने कोई भी ट्रांजेक्शन्स करना है तो उस ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास क्या मनी का डिमांड होगा, उसी की बात करना। कि भाई अगर हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव होगा तो उस ट्रांजैक्शन मोटिव में हम क्या डिमांड करेंगे, उसके बेसिस पे बात होगा ना बेटा। तो अगर चाहो तो इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लेना समझने के लिए, डिमांड फॉर मनी इज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। किस पर्पस से बेटा? तो सारांश समझ में आ गया। ट्रांजैक्शन के लिए किसने बताया? फिशर ने बताया। किसने बताया? फिशर ने बताया। कब बताया? 1911 में। क्या बताया? कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है, और कहां पर बताया? येल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बताया। तो अब देखो सारे ऑब्जेक्टिव हमारे एक टर्म्स में आ गए या नहीं आ गए? कि भाई जो हमारा मोटिव है, हम जो ये डिमांड फॉर मनी की बात कर रहे हैं, तो ये डिमांड फॉर मनी हमारा किस पर्पस के लिए होगा? ट्रांजैक्शन करने के लिए। मोटिव तो बस बेसिकली यही है ना कि भाई हमको ट्रांजैक्शन करना है, उस चीज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मनी का होना जरूरी है। मनी की बात करेंगे तो कहता है इसमें बेटा, लिखिएगा, चेंजेज इन जनरल लेवल ऑफ कॉमोडिटी प्राइसेज और चेंजेज इन वैल्यू और परचेजिंग पावर ऑफ मनी आर डिटरमाइंड जो नहीं लगाएगा आज मुझे बता देना, मैं घर पे कॉल कर देता हूं। मनी आर डिटरमाइंड फर्स्ट एंड foremost by change in the quantity of money in circulation। भाई अगर गुड्स की प्राइस में कोई भी बदलाव होता है, कीमत में बदलाव होता है, और लार्ज स्केल पे पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी बदलाव हो रहा है, कोई भी चेंजेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर के ऊपर इंपैक्ट होता है या नहीं होता? याद है प्राइस इफेक्ट? है नहीं? तो अगर कहीं पर कीमत में कोई भी प्रभाव होगा तो कुछ ना कुछ हमारा इंपैक्ट क्या होगा बेटा? परचेजिंग पावर के ऊपर होगा, और उससे हमारा प्रभावित क्या होगा बेटा? डिमांड ऑफ मनी हमारा प्रभावित होगा या नहीं होगा? कहता है फिशर्स वर्जन ऑल्सो टर्म्ड टू या एज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन अप्रोच। तो बेसिकली जो फिशर की बात होगी ना, सिर्फ और सिर्फ किसके मोटिव पर? ट्रांजैक्शन मोटिव पर। जो हमारी फिशर की बात होगी वो किसके बेसिस पर होगी बेटा? ट्रांजैक्शन मोटिव पर। तो यहां पर इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, और वो इक्वेशन था बेटा mv इज इक्वल टू पीटी। mv इज इक्वल टू पीटी, जहां पर m का मतलब है
टोटल मनी इन सर्कुलेशन, टोटल मनी इन सर्कुलेशन। और बात याद रखना बेटा, ये एवरेज बेस्ड पर होता है हमेशा। जो टोटल मनी इन सर्कुलेशन देखते हैं ना, ये हमेशा किस बेसिस पर होगा? एवरेज बेसिस पे। वी का मतलब होता है बेटा ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। अब ये वेलोसिटी का मतलब होता है गति, कितनी बार ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है, उसकी बात। तो इसमें ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स across all transactions a unit of money is spent। है कि नहीं? कितनी दफा बदलाव हो रहा है, गति का मतलब तो यही होता है ना बेटा कि कितनी तेजी से, कितनी बार। भाई एक दिन में तुम क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये उसकी वेलोसिटी को बताएगा ही नहीं बताएगा। तो एवरेज बेसिस पर कितने टाइम्स ये हमारा चेंज हो रहा है, उसकी बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं, किसके अंतर्गत? वी के अंतर्गत। अब ये जो पी भाई साहब हैं, पी का मतलब होता है बेटा एवरेज प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल। और ये जो टी है इसको कहते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है भाई, क्या प्राइस लेवल है और कितने दफा वो हुआ है ट्रांजैक्शन। भाई जब मान लो प्राइस लेवल 10 है और ट्रांजैक्शन 50 बार हुआ, तो टोटल 50 गुना 10 500 का आएगा या नहीं आएगा टोटल टर्म्स हमारा। तो उसको यहां पर रिप्रेजेंट करता है कौन बेटा? फिशर। तो फिशर में हमेशा ध्यान में रखना क्या होगा बेटा? एमबी इज इक्वल टू पीटी, एमबी इज इक्वल टू पीटी। लेकिन कहते हैं ना बेटा, जैसे जैसे वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलती है, भावनाएं बदलती है, नहीं बदलता है? वक्त के साथ सभी चीज बदलाव होती है। तो यहां पर भी जैसे जैसे समय बीता गया, भाई हम लोगों ने माइक्रो की शुरुआत में ये बात देखी थी ना कि जैसे जैसे टर्म्स बदलता गया था, वैसे वैसे ही हमारा क्या हो गया था बेटा? नई नई चीजें आती गई थी या नहीं आती गई थी? नई नई चीजें आती गई थी। तो उसी तरीके से जैसे ही वक्त बदला, तो यहां पर कंसेप्ट के अंतर्गत, इक्वेशन के अंतर्गत भी एक छोटी सी बदलाव हुई थी। तो लिखिएगा, लेटर इकोनॉमिस्ट रिप्लेस्ड टी बाय रियल आउटपुट वाई। बाद में टी को हटा करके क्या क्या लगा दिया गया था बेटा? वाई। कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन था, उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया कि भैया क्या हमारा वास्तविक में आउटपुट है, उसके बेसिस पर। तो अब ये जो हमने बदल तो दिया, लेकिन इससे तो काम चला नहीं। तो अब जो इक्वेशन में बदलाव हो रहा है, तो देखिए क्या बदलाव हो रहा है। कहता है आफ्टर सम टाइम फिशर एक्सटेंडेड द इक्वेशन। पहले क्या लिखा था बेटा? एम बी इज इक्वल टू पी टी, जो कि बदल के क्या हो गया? एम बी इज इक्वल टू पी वाई, क्योंकि टी की जगह पे क्या आ गया हमारा? वाई आ गया। तो एम बी इज इक्वल टू जो पी टी था, अब उस इक्वेशन को क्या कर दिया गया बेटा? एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड का मतलब क्या हो गया? कुछ ना कुछ उसमें और एड ऑन हुआ होगा। एक्सटेंड का मतलब विस्तार होता है ना, तो अगर विस्तार हुआ तो उसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पर क्या किया गया होगा? एड ऑन किया गया होगा। तो अब जो वो एड ऑन किया, तो उसके अनुसार हो गया बेटा एम वी इज इक्वल टू, सॉरी एक्सटेंड हुआ है ना, तो एम बी प्लस एम डैश वी डैश, एम बी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पीटी। पहले क्या लिखा था इक्वेशन बेटा? एम बी इज इक्वल टू पीटी।
टी लिखो वाई लिखो कोई अंतर नहीं, मैंने क्या बोला कि टी की जगह पे वाई लिख दे, तो मतलब तो एक ही चीज है ना। तो पहले क्या लिखा था फिशर ने, एम बी इज इक्वल टू, और फिर क्या बोला कि ना ना भैया अब उस फॉर्मूले को क्या किया गया है, एक्सटेंड किया जाए। तो अब एम बी प्लस एम डैश वी डैश भी आ गया, एम बी प्लस एम डैश वी डैश। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना बेटा, एम वी और एम डैश वी डैश, ये जो हमारे पास एम बी प्लस एम डैश वी डैश है, इसको कहते हैं बेटा सप्लाई ऑफ मनी। क्या नाम देंगे इसको बेटा हम लोग, सप्लाई ऑफ मनी। तो भाई डिमांड और सप्लाई तो बराबर होना चाहिए ना, तभी तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। खर्चा करना चाहते हो और जेब में माल ही ना हो तो खर्चा हो जाएगा नहीं। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा यहां पर, सप्लाई। देखो एम का मतलब ऊपर लिखवा चुका हूं, वी का मतलब लिखवा चुका हूं, पी का मतलब लिखवा चुका हूं, और टी का भी मतलब लिखवा चुका हूं, और ये बोले तो वाई का भी मतलब लिखवा ही चुका हूं। बट एम डैश वी डैश का क्या नाम, तो उसका नाम लिख लेते हैं यहां पे, बाकी सबको फिर से लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, पक्की वाली बात। तो लिखिए बेटा एम डैश इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा ट्रांसफेरेबल डिपॉजिट्स। बेटा इस संडे चाहे एक बच्चा आए चाहे एक भी बच्चा नहीं आए, मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। मैं अकेला बैठ के ऑनलाइन पढ़ा लूंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको आना हो या नहीं आना। 9 बजे से 11:30 तक मैं क्लास लेके जाऊंगा, यो 2.5 घंटे में वो निपट ही जाएगा ना, इसलिए। फिर उसके बाद वी डैश का मतलब बेटा वेलोसिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तो लिखिएगा बेटा नीचे वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, वी लिखा था इसको, एंड वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी अर्थात डिमांड डिपॉजिट वी डैश रिमेन कांस्टेंट। मतलब v और v डैश में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा, v में और v डैश में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा। t इज ए फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम एंड since Fisher assumed the full employment, Fisher assumed the full employment levels in the economy, T also remain constant in शॉर्ट रन, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारा वेरिएबल ही होता है बेटा, लॉन्ग रन में तो फिक्स नाम की कोई चीज होती है क्या, नहीं होती है। तो शॉर्ट रन में हम लोग ये मान के चलेंगे कि टी भी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि फिशर ने क्या माना है कि जो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्या है बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। और जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो हम पहुंचेंगे कहां, पीक के ऊपर, और जब पीक के ऊपर पहुंच जाएंगे तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हम शॉर्ट रन में टी जो हमारा फंक्शन है उसको क्या मान के चलेंगे बेटा, हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वहां पर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये हम का मतलब कौन, फिशर भाई साहब, हम का मतलब कौन है वहां पर, फिशर भाई साहब। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, एम बी इज इक्वल टू पीटी, और उसको एक्सटेंड करके क्या लिख दिया गया,
एम बी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पी टी। अगर आपके पास सारी वैल्यू गिवन होगा तो क्या निकाल नहीं सकते हो, बस छोटा सा फॉर्मूला ही क्या करना होगा, ध्यान में रखने की जरूरत होगी, और तो कुछ ध्यान में रखने की बात यहां पर है ही नहीं। तो फिशर भाई साहब का इतना ही था, मोटिव बस एक था, ट्रांजैक्शन के अनुसार, ट्रांजैक्शन पर्पस, कि भाई हम पैसा चाहते हैं, पैसा की आवश्यकता है, पैसा की जरूरत ही है, क्यों, क्योंकि हमको खर्चा करना है। ओके, तो मोटिव यहीं पर है। लेकिन सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस से तो होगा नहीं, क्योंकि हमने शुरू में बोला था ना कि तीनों चीज के लिए हमको जरूरत पड़ सकता है ना भाई, ट्रांजैक्शन भी करना है कि नहीं, अपना भविष्य में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए, रक्षा के लिए भी थोड़ा सा जमा करके रखना पड़ता है ना पूंजी, उसके लिए भी सोचना है। अब फिर बाद में बोलते सर इन्वेस्टमेंट, तो तीनों ही चीज ना देखना पड़ेगा, तीनों ही चीजें क्या करनी होगी, देखनी पड़ेगी। तो ये तो सिर्फ एक के बारे में बताया, तो इसका मतलब दो साफ नहीं। तो अब यहां पर आ गया था बेटा कैम्ब्रिज अप्रोच। अब यहां पर कौन सा आ गया, सेकंड नंबर हमारा कैम्ब्रिज अप्रोच। तो दीजिए हेडिंग नंबर 2, क्योंकि 3 कंसेप्ट लिखाया था हमने। कितने थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से, क्लासिकल, क्लासिकल किसके द्वारा, इरविंग फिशर के द्वारा, कब, 1911 में, किस बेसिस पर, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कहां पर दिया गया, येल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लिखवाया था ना ऊपर। मोटिव किसके लिए होगा, ट्रांजैक्शन बेस्ड। ओके, फॉर्मूले में बेटा हमने लिखा है कि एम बी इज इक्वल टू पीटी, तुम्हारी जो डिमांड है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होनी चाहिए। तो भाई कितना वो तेजी से कितने नंबर ऑफ टाइम्स चेंजेस हो रहा है उसको तो ध्यान में रखना होगा ना, तो वही चीजें हमने यहां पर लिखा होगा। तुम्हें बस ये ध्यान देना, खर्चा है क्या, उसका प्राइस है, और कितने टाइम्स हमने पेमेंट किया है, टोटल वैल्यू वही आएगा, वही हमारा एमबी होगा। ओके, चल, तो सेकंड नंबर लिखिएगा बेटवा, कैम्ब्रिज अप्रोच। अब यहां पर ये जो कैम्ब्रिज अप्रोच आया ना बेटा, ज्यादा इकोनॉमिस्ट इसमें नहीं थे, सिर्फ 4 लोगों ने मिलकर बात करी है, और इन 4 में से जो चौथा था ना, वो अलगे ही चिटखोपरी का था, उसने फिर बाद में अपना ही कंसेप्ट बना लिया, जिसको हम लोग कहते हैं जेएम केन्ज। पहले साथ साथ मिलके फिर बोलते अच्छा इतना ही होगा रे, रुक अब मैं बताता हूं, और सबसे लेंदी वही है। जितने देर में हमने ये दोनों पढ़ा, इसका 3 गुने टाइम में अकेला उसका पढ़ेंगे ओनली। तो चलिए जरा पहले कैम्ब्रिज लॉ को देख लेते हैं। ये जो कैम्ब्रिज अप्रोच है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कैश बैलेंस अप्रोच। इससे पहले वाले को क्यूटीएम नाम दिया था, क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब मेन होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड के लिए, तो उसको क्यूटीएम नाम दे दिया, और इसको क्या नाम देंगे बेटा, कैश बैलेंस मनी या अप्रोच, सीबीए, क्या नाम देंगे इसको, सीबीए। तो ये कंसेप्ट दिया गया था बेटा अर्ली 1900 में, अर्ली 90s में, 1900 ईस्वी के आसपास ये कंसेप्ट हमारा क्या हुआ, दिया गया था। कब दिया गया था, 1900 ईस्वी के आसपास ये कंसेप्ट दिया गया था। इस कंसेप्ट की बात करी थी। अब ये जो 1900 ईस्वी के साथ ये कंसेप्ट आया, तो इसमें 4 महाशय जुड़ गए। कितने जुड़ गए टोटल हमारे पास, 4 महाशय जुड़ गए। अब देखो एल्फ्रेड मार्शल अपने आप को समाज से बाहर रखता है क्या, वो हर जगह तो घुसने की कोशिश कर ही रहे थे। तो सबसे पहला नाम एल्फ्रेड मार्शल, कौन थे पहला, एल्फ्रेड मार्शल। अच्छा इसका सपोर्टरवा कौन था, तो वो कैसे अपने आप को दूर रखेगा, तो सेकंड नाम क्या हो जाएगा बेटा, एसी पिगू। और एक नाम हमने आपको बता ही दिया कि लास्ट में कौन आ गया था, जेएम। तो ये 3 नाम तो आप बार बार सुन ही चुके हो, तो याद ही होगा।
बस एक है थोड़ा सा, तीसरा नाम उसको लिख लीजिएगा बेटा, D.H. रॉबर्टसन। ये 4 इकोनॉमिस्ट ने मिल करके इस कंसेप्ट के बारे में बताया है, समझाया है। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ कैम्ब्रिज अप्रोच को किस नाम से जानते हैं, कैश बैलेंस अप्रोच। कैश बैलेंस अप्रोच कब आया था, 1900 के आसपास। कौन कौन मिलकर के दिया था बेटा, एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगो, रॉबर्टसन और जेएम केन्ज। इन चारों ने मिलकर के इस कंसेप्ट के बारे में बताया। अब यहां पर देखो दोनों बातें अब आएंगी। एक तो ट्रांजैक्शन था, तो ये लोग कहेंगे देखो हाँ ट्रांजैक्शन तो होना चाहिए, उसके बेसिस पे तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बचाव की भी तो स्थिति को देखना पड़ेगा ना, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो लिखिएगा बेटा, कैम्ब्रिज अप्रोच holds the view that money increases utility in the following ways। कि भाई पैसे की उपयोगिता है, पैसों की जरूरत है, पैसों के बेसिस पे ही बात करेंगे, लेकिन क्या होगा, इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना रहेगा। और हमने दो ही बात तो बोली ना बेटा, कि एक तो हमको खर्चा करने के लिए चाहिए और दूसरा भविष्य निधि के लिए कुछ बचा के रखना है। इसके अलावा तीसरा हमने कोई बात करी है क्या, तो उसी दो के बारे में बस यहां भी बात कर रहा होगा। तो सबसे पहला कहता है बेटा, इनेबलिंग द possibility of a split up of sale and purchase। भाई एक वो बताओ, तुमने शुरुआत में एक कंसेप्ट सुना होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था कि एक हाथ से ये सामान ले और दूसरे हाथ से वो सामान दे। तुमको एक चीज की जरूरत है, दूसरे के पास वो चीज है, और उसको जिन चीजों की जरूरत है वो तेरे पास है, एक दूसरे में ट्रांजेक्शन कर लिया। इसको मनी में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि सेल परचेज की बात कर रहे हैं, आपस में सेल परचेज को देख रहे हैं। इसका मतलब मैं बार्टर की कतई बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं वो ट्रांजेक्शन बेस पे कर रहा हूं। किसके बेस पे बात कर रहा हूं, तो इसलिए अपने माइंड को ये थोड़ा सा समझा देना बेटा, नोट बार्टर ओनली ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, पैसा फेंक तमाशा देख। तो पैसा की जरूरत, तो आ गया डिमांड फॉर मनी। ओके, तो हम बार्टर सिस्टम की यहां पर कतई बात नहीं कर रहे होंगे, बार्टर सिस्टम को हम लोग यहां पर नहीं देख रहे होंगे। तो ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लीजिएगा बेटा, इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग, ट्रांजेक्शन मोटिव ना, बोलो। और दूसरा हमने क्या बोला था, प्रिकॉशन। लेकिन सीधा नाम लिख देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक नाम लिखना पड़ेगा। तो लिखिएगा बेटा, बीइंग अ hedge against अनसर्टेनिटी। याद है बेटा, हमने वहां पर फॉर होम टू प्रोड्यूस बताया था, तो हमने सीधा नहीं बोला था जकरा औकात होगा, हम बोला था हे महाशय नेशनल प्रोडक्ट में देखिए किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, बोले थे ना, इज्जत से बेइज्जती करी थी ना। तो वैसे ही यहां पर बोला कि हमारे लिए अगर कोई भी अनसर्टिनिटी होने वाली हो सकती है, उसके बचाव के लिए जो हम फंड बना के रख ले वो भी हमारा डिमांड फॉर मनी होगा। तो वही तो हमने बोला था बेटा, प्रिकॉशनरी मेथड, अर्थात सुरक्षा पर्पज से, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका नाम क्या दे देंगे बेटा हम लोग, प्रिकॉशनरी मोटिव। तो दो तरीके का मोटिव हो गया ना बेटा, ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मेथड।
प्रिकॉशनरी का मतलब क्या हो गया? सुरक्षा के लिए। भाई आप लोगों को कुछ पैसा मिलता है तो बचत रखते हैं ना, इसलिए ना कि बाय चांस अगर आगे कभी अगर खर्च करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको खर्च कर सकते हैं, हम वहां पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कोई भी डिमांड कर सकते हैं। इसी चीज के लिए ना, अगर बचा के नहीं रखते हैं तो कोरोना में सब साफ हो जाता, ये नहीं हो जाता बेटवा। लेकिन कोरोना में यही जो आपका सेविंग था उसी के बेसिस पर धीरे धीरे डिमांड हुआ या नहीं हुआ, उसी के बेसिस पर बात हुई या नहीं हुई। तो इसका मतलब प्रिकॉशनरी है या नहीं है। आप देखते हो ना, हम इंडियन में सबसे बड़ा ये अच्छी चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, बोलते चाहे अपना पेट काटना पड़ जाए लेकिन कुछ ना कुछ बचत होनी चाहिए। भाई आप लोगों के पढ़ाई के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ये भी एक तरीके का बचत है या नहीं है। तो क्या इनके लिए पैसा नहीं होना चाहिए? या ऐसा बोले ना ना भैया भोजन उजन हो जाए, उच्च चिरकुट पढ़े ना पढ़े हमको कौन सा मतलब, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। घर वालों को बोलो कि पापा रजिस्टर करने, कुछ खाना हो तो बात कर। तो ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए नहीं होता, प्रिकॉशनरी मेथड के लिए भी फंड की आवश्यकता हमारे पास पड़ सकती है। तो कितने तरीके की बातें हो गई बेटा यहां पर? दो तरीके का। एक तो हमको जो खरीदना है, सेल परचेज करने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और दूसरा, अगर लाइफ में कभी कोई अनसर्टेनिटी हो जाए तो उसके लिए बचाव के लिए हमारे पास पैसों का होना भी जरूरी है। उसी को हम लोग कहते हैं ना हेज फंड के नाम से, कि भाई सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अलग से उसके लिए बचा के रखा हुआ है। ओके, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा। कहता है बेटा, नो द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड। ले दादा, बहुत बड़ा टेंशन दे गया ये तो। अब भाई हमने बोल दिया कि इन दोनों चीजों के लिए हमारे पास पैसों का होना जरूरी है, इतना। अब दिमाग में घूमेगा, ये नहीं होगा कि भाई अगर इन चीजों के लिए चाहिए पैसे तो कितना चाहिए। तो क्या कभी ऐसे बोलोगे जितना मिल जाए उतना? नहीं ना भाई, भाई कुछ ना कुछ चीजें होंगी। तो कहता है बेटवा, इट डिपेंड्स partly on the income of consumer and partly on other factors, that is wealth, interest rates, etc. It depends partly on the income of consumer and partly on others factor, wealth पर, इंटरेस्ट रेट पर। तो भाई हमारे पास कितना चाहिए नहीं चाहिए वो किसके बेसिस पर डिसाइड होगा? इनकम के बेसिस पे ना। भाई अगर इनकम हमारी 10,000 है, सॉरी 5,000 है, तो उसी 5,000 में सोचना पड़ेगा कि कितना खर्च करे या कितना बचाए। अगर 10,000 हो जाए तो, 50 हो जाए तो, लाख हो जाए तो, 2 लाख हो जाए तो, ज्यादा नहीं लेंगे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तो भाई जो भी पैसा आता जाएगा, जो भी पैसा आएगा, उसी के बेसिस पर ना हम डिसाइड करेंगे कि कहा खर्च करें और कहा बचाए। और जब इनकम ही नहीं होगा तो बचा ले, होगा क्या भाई? नहीं ना। और दूसरा, सर एक वो बताओ, याद है तुझे सेविंग किसको कहते हैं हम लोग? सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन, अनस्पेंट इनकम, बोलते थे ये नहीं बोलते थे?
तो उसी तरीके से हम लोग अपने वेल्थ के बेसिस पर देख सकते हैं कि क्या हम लोग बचा पाएंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट है तो उससे भी भाई एक बता, अगर बैंक हमको बोलेगा रे पैसा रख रहा है जेब में, भाई बुर्बक पागल है, हमरा दे 20% इंटरेस्ट देंगे, रखोगे अपने पास? नहीं ना। तो मतलब उसके अनुसार भी हमारा दिमाग चल सकता है या नहीं चल सकता, बदलेगा या नहीं बदलेगा, इंपैक्ट होगा या नहीं होगा, तो उसकी भी बात करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, तो इसलिए ये याद रखना कि का आपका इनकम है और कितना माल पानी है आपके पास, कितने अमीर हैं, कितनी धन संपत्ति है, इन सब के बेसिस पर ही हमारा डिसाइड होगा कि कितना जरूरी है का मनी। ठीक है बेटा। अब हमें देखो कोई एक्स्ट्रा खर्च ही नहीं है, सेंटर फ्रेश खाओ मस्त रहो, है कि नहीं? आजकल देखो ना जेब में हजमोला कैंडी भी लेके घूमता हूं मैं। बेटा देखो नहीं दे सकते, गरीब आदमी के पास 5 ही हैं, अब एक को देंगे तो बाकी नहीं। ले तू ले ले, पहले बोला है ताजा ले ले, किसको चाहिए ले ले भाई। तो तूने नहीं बोला था, उसने बोला था। आजा जल्दी आजा दीपेंद्र। तो आजकल सुबह सुबह मैं यही करता हूँ, 5 सेंटर फ्रेश 5 हाजमोला कैंडी लेके चुपचाप आ जाता हूँ, फिर आराम से दिन भर उसको। इनकम कम है ना बेटा, तो ये जो 10 रुपए भी खर्च हुए हैं इसके लिए भी पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? इसी के लिए तो मेहनत करते हैं, डिमांड फॉर मनी। और किस मोटिव पर? ट्रांजैक्शन मोटिव। ओके, फिर कहत है बेटवा द कैम्ब्रिज मनी डिमांड फंक्शन इज, बेटा पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, एमबी बराबर पीटी ना, अब यहां पर आ जाएगा एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। अब पीटी बदल गया था पी वाई में, याद आया कुछ? पिछले जन्म में भाई साथ तो एमडी किस में बदल गया बेटा? केपीवाई के फॉर्म में, क्योंकि हमने पीटी को क्या बोला था बाद में, पीवाई हो जाएगा ना, टी रिप्लेस्ड बाय वाई रियल आउटपुट। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, एमडी इज इक्वल टू केपीवाई। अब एमडी का मतलब बेटवा डिमांड फॉर मनी, और सिंपल से एम मतलब मनी या डी मतलब डिमांड, तो मनी डिमांड। ओके, तो एमडी का मतलब क्या हो गया बेटा, डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड, जो आपको अच्छा लगे बोल सकते, कोई ऐतराज हमें नहीं है। के बोले तो प्रोपोर्शन ऑफ nominal income that people wants to holds as कैश बैलेंसेज। भाई अगर 1000 इनकम है तो उसमें से तुम कितना बचाना चाहते हो, तो यही जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा हमारा, के नाम से जाना जाएगा। अगर हम यहां पर y की बात करें, रियल नेशनल इनकम और रियल आउटपुट, ऊपर भी लिखवा चुका हूं मैं। अच्छा पी भी तो है, ऊपर तो लिखवाया ही था बेटा, एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करंटली प्रोड्यूस्ड goods and
सर्विसेज। अच्छा, ये दोनों अगर पीवाई लिख दूं तो नॉमिनल इनकम, क्योंकि टोटल वैल्यू हो गया ना हमारे पास। ओके, तो मनी डिमांड बराबर क्या हो गया बेटा, जो नॉमिनल इनकम है उसमें से क्या प्रोपोर्शनल हम लोग सेव कर पा रहे, लिखा ना बेटा कि भाई जो हमारा प्रोपोर्शनल सेव है वही तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं ना, रेशियो के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ये तो हमने उसी को लिखा, जस्ट लाइक मल्टीप्लायर। ओके, तो कहत है बेटवा कि ये जो हमारा भाई साहब के है, अब जरा इसकी व्याख्या थोड़ी सी कर लेते हम लोग। कहता है दिस के इज ऑल्सो नोन एज कैम्ब्रिज के। किसके नाम से आ जाएगा बेटा, ये हमारा कैम्ब्रिज के। इट इज अ पैरामीटर reflecting economic structure and monetary habits, namely the ratio of total transaction to income and the ratio of desired money balances to total transactions। तो जरा इस पर एक छोटू सा इक्वेशन करके क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो लिखिएगा बेटवा, रियल आउटपुट इनटू क्या, अभी इक्वेशन के माध्यम से अपने आप समझ आएगा, टेंशन क्या ले रहे हो, अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना तो अपने आप समझ जाओगे उसका मतलब क्या कह रहे हैं हम। रियल आउटपुट इनटू करंट प्राइसेज इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम। भाई मान लो हमारे पास आउटपुट दे रखा है 2000 यूनिट। आउटपुट कितना है बेटा, 2000 यूनिट्स। और रेट अगर देखा जाए तो हमने ले लिया बेटा ₹20 पर यूनिट। एक यूनिट का दाम कितना हो गया बेटा हमारे पास, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 40,000 ना, बोलो 40,000। अब हमने तुमको बोला कि देखो भैया ये जो 40,000 है, इस 40,000 में तुमको 15,000 रुपए कैश बैलेंस होना चाहिए। 15,000 थोड़ा कम हो जाएगा, 25,000 लिख लो। 25,000 क्या होना चाहिए बेटा, कैश बैलेंस। अब भैया अगर 40,000 में 25,000 हो गया तो कितना परसेंट हुआ जरा बताना, लिखो बेटा। 25 डिवाइड में 40 इंटू 100, 62.5 शायद आ रहा होगा। तो 62.5% ऑफ इनकम, कि भाई जो भी आपका इनकम है उसका 12.5% आपको क्या रखना है बेटा, कैश बैलेंस रखना है। यही जो 62.5% है इसी को कहते हैं बेटा के। ओ राम साहब,
ठीक है, इसी को ऊपर में ऐसे लैंग्वेज में लिखा गया था। भाई 40,000 हमारा टोटल नॉमिनल इनकम हो गया, लेकिन हमने बोला ना 40,000 में तुमको तो 25,000 रखना ही रखना है। तो 25,000 डिवाइड में 40,000 इंटू 100, 62.5% हुआ ना। मतलब जो तुम्हारी नेशनल इनकम है, मतलब नॉमिनल इनकम है, उसका 62.5% क्या रखना होगा, कैश बैलेंस ना। तो अब जो वो हमने केपीवाई लिखा था, तो पीवाई कितना हो गया 40,000। अब देखो 40,000 का 62.5 करते हैं तो 25,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आसान शब्दों में वही कहानी है। तो नकबा ऐसे पकड़े या पूरा घुमा के पकड़े, काम तो वही है ना भाई। तो ऊपर जो पूरा लैंग्वेज था उसका कहने का मतलब यही था। अब देखिए जरा, कैश बैलेंस कितना बेटवा, कैश बैलेंस कितना 25,000। तो लिखिएगा 25,000 इज इक्वल टू 62.5% ऑफ किसका बेटा, 40,000 ना। भाई अभी अभी तो निकाला था, तभी तो 25,000 आया था वहां पर, और 62.5% यही तो हमने निकाला था यहां पर। तो आसान शब्दों में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई 40,000 था, 62.5% निकाल दिया, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 25,000 आ गई। अब इस 25,000 को अगर तोड़ा जाए तो हम लिख सकते हैं बेटा 25,000 इज इक्वल टू 62.5% इंटू रियल आउटपुट, है ना, इंटू करंट प्राइसेज। अब ये जो 25,000 है, ये हमारी मनी डिमांड हो गई या नहीं हो गई, कि भाई 25,000 तो पास में चाहिए ही चाहिए। 62.5% को हमने क्या नाम दे दिया, चलिए आउटपुट को किस नाम से जानते हैं, करंट प्राइसेज को। तो क्या बेटवा एमडी बराबर के पी वाई ना होगा वा, ऊपर यही फॉर्मूला था या ना था। तो अगर आपको सभी चीजें दे गई होंगी तो क्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे जैसे वो 40,000 वाली वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिक एमडी बढ़ती चली जाएगी या ना चली जाएगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है 62.5%, 62.5% कांस्टेंट है। 50,000 हो जाएगा तो तब भी 62.5%, 60,000 हो जाए तब भी उसका तो मनी डिमांड अपने आप क्या होता चला जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा या नहीं बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो एक छोटकू सा ग्राफ बना लेते हैं और लिख लेते हैं। ये क्या हो गया बेटा हमारा, और एमडी बराबर क्या हो जाएगा, के पी वाई। लिखिएगा डिमांड फॉर मनी in this equation is a linear function of nominal income। ठीक है, एक्स एक्सिस पे दिखा दो नॉमिनल इनकम, और वाई पे क्या हो जाएगा बेटा, डिमांड फॉर मनी। और के हमारा क्या हो गया बेटा, स्लोप ना, स्लोप ऑफ फंक्शन। तो इस बेसिस पर जो के का फॉर्मूला होगा, के बराबर एम डी बाय पी वाई, फॉर्मूला ना टूट जाएगा, एम डी बराबर लिखे थे ना के पी वाई। ठीक है, तो के निकालेंगे तो क्या होगा, एम डी डिवाइड हो जाएगा किसके, पी वाई के। कर लोगे यहां तक कहानी, पक्की वाली बात, बोलो।
तो यहां पर एक तरीके से थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेथड को भी देखा कि भाई इतना तो बैलेंस हमें चाहिए ही चाहिए। तो दोनों बातें अब यहां पर हो गई। सबसे पहला में ट्रांजेक्शन के बेसिस पर, और दूसरा में ट्रांजेक्शन भी आ गया और प्रिकॉशनरी भी आ गया। लेकिन कहां मजा आएगा इन सब में, मोह माया वाली चीजें हैं, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा। और आराम से कोशिश करते हैं, अगर आज खत्म हो जाए तो हो जाए। थर्ड नंबर कौन है? थर्ड नंबर पे कौन कौन से थ्योरीज बताया था हमने? तो चलिए जरा तीसरा नंबर देखते हैं। केंजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर। तो क्लासिकल अप्रोच भी देख लिया हमने, कैम्ब्रिज अप्रोच भी देख लिया, अब केंजियन अप्रोच को भी देख लेते हैं, केंजियन थ्योरी को भी देख लेते हैं। तो जैसे बेटा माइक्रो में हमने पॉलिश एमुलेशन नहीं बताया था कि सबको देख करके बाद में अपना निकालें, तो ये निकल गया पॉलिश एमुलेशन का चचा। इसने ट्रांजैक्शन को भी देखा, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी को भी देखा। अब यहां पर एक्सपेकुलेटिव की भी बात आ जाएगी, एक्सपेकुलेशन की भी बात आ जाएगी, क्योंकि अब भविष्य में वृद्धि की भी तो सोचनी है। ऐसा थोड़े ना सोचेंगे ना ना इतना ही होता रहे, सब मस्त चल रहा है, हम बचा भी रहे ना। ग्रोथ के बारे में भी तो बात करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो बात करना है। तभी तो केंजियन थ्योरी में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़े थे, नहीं तो काहे पढ़ना पड़ता। और आप लोग भी पढ़ेंगे जब नेशनल इनकम यूनिट नंबर 2 पढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए जनाब जरा करते हैं इसकी बात। सबसे पहला वाले को नाम दिया था क्यूटीएम, दूसरे वाले को दिया था सीबीए, कैश बैलेंस अप्रोच। तो इसका मतलब इस प्यार को भी कुछ ना कुछ तो नाम दूं। तो चलिए बेटा लिखिए ब्रैकेटवा में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एलपीटी। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मत समझ लेना बेटा, ठीक है ना, इलाज नहीं कर रहा हूं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो तीनों के अलग अलग नाम अब आ गए ना। पहले में क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सेकेंड सीबीए, कैश बैलेंस अप्रोच, कि पहले में हमको ट्रांजैक्शन सिर्फ देखना था, अब इसमें बचत की भी तो बात करनी है। तो हमने किसकी बात करी? कैश बैलेंस थ्योरी की बात करी कि भाई कुछ ना कुछ तो बचाना है। और अब किसकी बात करें बेटा? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में। तो कोशिश करते हैं कि अगले 1 घंटे में हम निपटा दें, क्योंकि 11:05 11:10 भी हो जाएगा तो कौन सा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश यही होगी कि अगले 1 घंटे में इन चीजों को निपटाए। सैटरडे को मेरी 2 टाइम क्लास होगी, सुबह भी होगी शाम भी होगी। नहीं, लॉ वाले सर नहीं है तो उनकी जगह पे मैं एडजस्ट करूँ। तो मैथ्स वाले सर को 11:30 बजे भेज दूंगा और मैं फिर 2 बजे से भी ले लूंगा, क्योंकि लगातार 4 घंटे पढ़ाऊंगा तो तुम ही लोग मनी मन गाली दे दोगे, है कि नहीं। तो सुबह भी पढ़ा लूंगा और शाम में भी पढ़ा लूंगा, क्योंकि उसमें ये होगा कि सुबह 2 घंटा पढ़ा लिया अपना और शाम में 1 सवा घंटा भी पढ़ा लिया, तो एडजस्ट हो जाएगा ना हमारा, इसलिए। चलिए जना, क्या हुआ? हाँ आज तो है, कल भी है। तो अगर यहां पर बात करते हैं तो लिखिएगा बेटा, पीपल wants to hold money rather than investing in
सिक्योरिटीज। भाई इन्वेस्ट करने के बदले वो मान के चलता है कि ना हमको क्या रखना है, पास में रखना है अपने। पीपल होल्ड मनी इन कैश फॉर 3 मोटिव्स। मैंने बताया है, बताओ कौन कौन सा मोटिव, अभी भी समझाया था थोड़ा देर पहले। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा प्रिकॉशन और तीसरा एक्सपेकुलेटिव। एक्सपेकुलेटिव का मतलब बताया था ना बेटा, शेयर मार्केट में पैसा लगाना। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का सबसे लास्ट वाला पोर्शन याद बाटे कि भुला गई? भुला गई नहीं? गुर्दा लाल हो जाए बेटवा। तो कितने मोटिव से होगा? 3 मोटिव। तो कौन कौन सा? तो पहला हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव। पहला कौन सा मोटिव होगा बेटा? दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव। तो कितनी बातें हो गई? अब इन तीनों चीजों को बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था तो चलो नहीं किया, और यहां पर लिख दिया है तो मजबूरी में क्या करना होगा। तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेते, क्योंकि समझ तो गई है ना कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है। ये ऊपर दोनों मेथड में तो समझ ही गए। हाँ, एक स्पेकुलेटिव को पढ़ना डिटेल्स में है, लेकिन बाकी दो के बारे में तो जानते ही है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में कर लेते हैं हम लोग। तो पहला कौन सा है? ट्रांजैक्शन मोटिव। अगर कहीं पर हम लोग ट्रांजैक्शन मोटिव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन मोटिव की बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव को देख रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन मोटिव का क्या होगा? तो लिखिएगा बेटवा, relates to the need for cash for current transaction for personal and business exchange। कि भाई कोई भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा? कैश वगैरह की जरूरत होगी या नहीं होगी? तो जहां पर हम लोग एक्सचेंज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज हो, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? ट्रांजैक्शन मोटिव के अंतर्गत। कहता है द ट्रांजैक्शन मोटिव is further classified into income motive and बिजनेस मोटिव। बिजनेस मोटिव को ही हम लोग कहते हैं बेटा ट्रेड मोटिव। बिजनेस मोटिव को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रेड मोटिव। बोथ द above motive stressed on the requirement of individuals and businesses respectively
to bridge the gap between receipt of income and planned expenditure. Planned expenditure. Keynes did not consider the transaction balances as being affected by इंटरेस्ट रेट्स. इस पर स्टार लगा लेना बेटवा, ये वाला जो लाइन लिखवाया है इस पर स्टार लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है. इसमें से ये जो पूरा टॉपिक है ना ट्रांजैक्शन वाला, इसमें से अगर पूछने वाला कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो वो यही बनता है कि केंज ने ये कहा था कि ट्रांजैक्शन बैलेंस जो भी है वो क्या होगा बेटा, इफेक्ट नहीं करेगा. किसके कारण? इंटरेस्ट रेट के कारण. भाई जो जरूरत है वो तो हमको करना ही पड़ेगा ना, जो आवश्यक है वो तो हमको करना ही पड़ेगा. कहता है द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली proportional to इनकम लेवल्स. भाई जितना ज्यादा इनकम लेवल्स होगा डिमांड फॉर मनी उतना ज्यादा होगा या नहीं होगा? भाई इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, बढ़ेगा ही. तो एल आर इज इक्वल टू के वाई. एल आर इज इक्वल टू के वाई. वाई का मतलब यहां पर इनकम से रिलेटेड है, अर्निंग से रिलेटेड है कि क्या आपकी अर्निंग्स है, क्या इनकम है. एल आर इज इक्वल टू डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. जो भी आप नाम लिखना चाहे लिख सकते हो. के क्या होता है बेटवा? मल्टीप्लायर एक तरीके का. के इज द रेशियो ऑफ earnings which is kept for transactions purposes. कि भाई आपके अर्निंग में से जो ट्रांजैक्शन के लिए रखा गया है तो वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, के नाम से जाना जाएगा या नहीं जाना जाएगा? ओके. कहता है केंज कंसीडर द aggregate demand for money for transaction purpose as sum of individuals demand. Therefore, aggregate transaction
डिमांड फॉर मनी is function of नेशनल इनकम। क्या कहा बेटा केंज ने कि केंज कंसीडर द एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस एज सम ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड, देयरफॉर एग्रीगेट ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी इज फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। भाई इंडिविजुअल हमने क्या किया, तुमने क्या किया, इस तरीके से सबका डिमांड होगा ना, और सबको मिलाकर के ही तो हम लोग एग्रीगेट की बात करेंगे। और जब एग्रीगेट की बात करेंगे तो मतलब क्या नेशनल इनकम के अनुसार नहीं निकलेगा, क्या होगा? ही नहीं होगा। अगर हम एग्रीगेट की बात कर देंगे तो किसके बेसिस पर आएगा? नेशनल इनकम के बेस्ड पर। तो वो बात किसने बताई बेटा? किंज ने बताई। तो अब देखो कैसे यहां पर काम। तो एक तरफ हमने लिख लिया बेटा यहां पर अर्निंग्स, एक तरफ क्या लिख लिया हमने? अर्निंग्स, या इसी को हम लोग इनकम कहते तो कोई ऐतराज तो नहीं ना बेटा? आय के दोनों का मतलब क्या होता है? आय ही होता है। और एक तरफ हमने लिख लिया के, और एक तरफ लिख रहे बेटा ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी। बेटा मान लेते हैं कि जो हमारी अर्निंग्स है ये है बेटा यहां पर 5000। अर्निंग्स कितना हो गया? 5000। फिर बढ़ के हो गया बेटा 7000, फिर बढ़ के हो गया 9000, 11000, 13000, इस तरीके से मान लिया हमने। और हमने जो के माना है वो के मान लिया बेटा 20%। तो हर जगह पे कितना रहेगा? ये हर जगह पे कितना होगा? 20%। तो बेटवा 5000 का 20% कितना होगा? कितना आ गया यहां पर? सब में रुपीज लगा लेना। रुपीज लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? यूनिट थोड़ी ना है कि नहीं लगा सकते। तो 5000 का 20% कितना हो गया? अच्छा 7000 का 20%, 9000 का 20%, 11000 का 20% और 13000 का 20%। हो गया? ही नहीं हो गया? अगर इन सब को जोड़ दिया जाए कितना आ रहा है बेटा? 48, 66, 80, 90, 9000 हो रहा है बेटा। क्या बोलो? इतना ही आ रहा है ना? तो इसको नाम दे देते हैं बेटा हम लोग एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड। तो देख रहे बेटा हर इंडिविजुअल्स का जो आया उन सबको अगर मिला दिया तो क्या बन गया बेटा? अच्छा एक वो बताओ, ये तो सबकी इनकम है ना? जा सबको जोड़ दिया जाए तो 13000, 11000, 24, 33, 40, 5, 45,000 बेटा। कितना आ गया? ये हमारा नेशनल इनकम हुआ, ये नहीं हुआ? तो 45,000 का 20% क्या हो रहा है बेटा? तो हमने अलग अलग किया था, साथ मिला के कर दे तो नेशनल इनकम का ही प्रोपोर्शन हमारा हुआ या नहीं हुआ? कि भाई 9000 हमारा ट्रांजैक्शन मनी है, उसके बाद 45,000 हमारा इनकम है, तो बताओ के कितना होगा? तो 9000 डिवाइड में 45,000 इंटू 100, देखो 20% आ रहा है या नहीं आ रहा है? या अगर 100 नहीं करोगे तो 0.2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? कर लोगे? पक्की वाली बात? लॉक कर दिया जाए? तो ये तो हमारी कहानी किसकी थी बेटा? ट्रांजैक्शन मोटिव की। और फिल तो आया नहीं होगा।
चलिए बेटा लिख लेते प्रिकॉशनरी मेथड, सुरक्षा के मद्देनजर। बेटा ये पहला नंबर देखना, ब्लैक पेन से लिखा था सीरियल नंबर या रेड पेन से? याद है किसी को? ब्लैक से ही लिखा था ना? गुलाबो नहीं, मैं सबसे ज्यादा अगर कम कलर का प्रयोग करता हूं तो वो होता है ग्रीन, क्योंकि सामने दिखता ही नहीं है जल्दी, धुंधला दिखता है भाई। ग्रीन वाला देखना धुंधला दिखता है औरों की अपेक्षा। तू लिखना बेटा ग्रीन, नहीं लाल से हेडिंग लिखते हैं ना बेटा कि खतरे की निशान शुरू हुई। टॉपिक का नाम इसलिए तो लाल से लिखता हूं कि बेटा खतरे की घंटी यहीं से है, ना ये टॉपिक होता ना तुमको पढ़ना पड़ता। चलिए पहला हो गया ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा कौन सा था? प्रिकॉशनरी मेथड ना, मोटिव तो लिखिए बेटा। प्रिकॉशनरी मेथड मोटिव कहता है द अमाउंट ऑफ मनी demanded under precautionary motive depends on size of income, prevailing इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस। जैसे आज से देख रहे हो ना, इंडिया पे टैरिफ कितना चार्ज किया अमेरिका ने? 26%, चाइना से 34%। तो भाई पॉलिटिकल कंडीशंस का भी इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? तो साइज ऑफ इनकम, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस, पर्सनल characteristics like optimism, pessimism and farsighted, आशावादी, निराशावादी, दूरदर्शी। उम्मीद करते हैं हो जाएगा ना, लग नहीं रहा है कुछ हो पाएगा, अरे करते चलेंगे तो क्यों नहीं हो जाएगा। इन सब के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे बेटा? देखेंगे नहीं देखेंगे? इट इज ऑल्सो नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले वाले में क्या बोले थे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा कुछ फर्क होगा ही नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो कुछ फर्क होगा नहीं, और इस पर भी बोला गया कि ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई देखो एक बताओ, जब हम कोई भी चीज देखते हैं तो हमें ये लगता है कि आगे चल के कुछ अगर प्रॉब्लम होने वाला है या हो सकता है, भाई देखो फ्यूचर है, कुछ भी हो सकता है। या हमने ये सोचा कि आगे चल के हम ये काम करेंगे तो आज से हमें बचा करके क्या होगा, कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, एक उम्मीद के नजरिए के अनुसार। या कोई हमेशा कहेगा क्या पता कब कुछ बुरा घटना हो जाए, उसके अनुसार भी सोचना पड़ेगा।
तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ हमें सिक्योरिटी फंड बना के रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? भाई LIC का प्रीमियम क्यों करते हो? कि बाय चांस अगर निपट गए तो घर वालों को मिलेगा, आप लेके थोड़ी नहीं जाओगे। लेकिन लोग करवाते ही नहीं करवाते। तो एक क्या होता है कि भाई इन फ्यूचर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक फंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई अभी देखता होगा कि ये पॉलिसी बाजार का जो एडवर्टाइजमेंट आता है या पैसा बाजार का जो एडवर्टाइजमेंट है, बुढ़ऊ जो है हॉस्पिटलाइज है कि नहीं? फिर जो है सिस्टर आती हैं तो वो बोलती है कि सर आपकी छुट्टी हो गई, आपका पूरा पेमेंट वगैरह। पेमेंट? हाँ हाँ, आपका बेटा आके कर गया था। मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तो बोलता मैं हूं ना पॉलिसी बाजार। तो देख रहे बेटा, फंड जबरदस्ती लो, तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत? प्रिकॉशनरी मेथड के अंतर्गत आएगा कि भैया कुछ ना कुछ हमें अपने सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बचा के रखने की जरूरत होगी, ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओरिजिनल कहानी तो अभी तक स्टार्ट हुई ही नहीं थी, और करते हैं अब। आज जो भी अब 35 मिनट या कुछ समय बचा हुआ है, अब लगाते हैं यहां पर सोचने के लिए। ओके, तो चलिए बेटा लिखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड कौन सा बेटा था? क्या बेटा? प्रिकॉशनरी से? इतना अगर पता होता तो मैं 100 क्वेश्चन लिख के ही नहीं देता बेटा, यही 100 पढ़ के जा। बेकार हम मेहनत करते पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने में। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, आपको पढ़ के पूरा जाना है। अरे नहीं है, जहां जहां रहता है तो मैं बोल देता हूं ना किस पर स्टार लगा लो। ओके नेहा दीदी, यो अभी इसी पे तो हमने बात किया था। हमें उम्मीद है कि कुछ ऐसी चीजें हमको आगे करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए हम फंड जमा के रखते हैं ना, इसको कहते हैं आशावादी। उम्मीद है, आशा है। लेकिन एक है, यार हमारा तो नसीब ही खराब है, हमेशा घर में कुछ ना कुछ पंगा लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। यहाँ भी बैठे हुए कुछ बच्चे होंगे ऐसे, तो उनके माइंड में हमेशा नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं। तो उसके लिए भी बचा के रखना पड़ेगा ना भाई, उसके लिए भी क्या करना होगा? बचा के रखना पड़ेगा। और एक होता है कि ना, आगे चल के हमको डेवलप होना है, ग्रोथ करना है, तो अगर हम बचाएंगे नहीं तो ग्रोथ कहां से होगा? तो जब बचाएंगे तब ना हम स्पेकुलेटिव की बात करेंगे, जब बचेगा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहां से? तो इसलिए हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, चल। तो हमारे पास तीसरा क्या आ गया बेटा? स्पेकुलेटिव। तो लिखते हैं द स्पेकुलेटिव मोटिव reflects people's desire to hold cash in order to be equipped to exploit any attractive investment opportunity requiring cash expenditure। बेटा जैसे कि हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि आज 26% जो है मार्केट फॉल्स हुआ, मतलब वो थी टैरिफ लगाया गया है। तो अगर 26% टैरिफ लगाया गया है तो शेयर मार्केट आज गिरेगा ही गिरेगा, ये फैक्ट है। शेयर मार्केट क्या होगा बेटा? गिरेगा ही गिरेगा। अब
हमने सोचा कि आज अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन खेला जाए तो मार्केट गिरने पे आराम से पैसा लगाया जा सकता है और पैसे को कमाया जा सकता है। मैंने बोला वाह, आज तो लगाऊंगा। फिर हमने अपना मोबाइल लिया, मोबाइल बैंकिंग खोला, चेक अवेलेबल बैलेंस खोला, फिर देखा 15 पैसा। फिर आराम से बड़े प्यार से मिनिमाइज किया, बंद किया, रख दिया। अगर पैसा होता तो हम भी कमा लेते, अगर नहीं है तो साफ। तो भैया पैसवा का होना जरूरी है, ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना है तो कैश बैलेंस का होना जरूरी होगा, ये नहीं होगा बेटा। यहां कैश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी तो हमारे लिए है ना, कभी भी खर्च उसको कर सकते हैं ना। तो ये चीजें देखने की जरूरत होती है कि भाई आप अगर कुछ भी, अगर ये सोचते हो कि भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई ऐसे हमारे पास ऑप्शंस आएंगे जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा उस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास कैश बैलेंस का होना जरूरी होगा या नहीं होगा? जरूरी होगा। आप आराम से वहां पर गेन कर सकते हैं। तो कहता है Keynes assumed that expected returns on bonds are of two types. केंज ने बोला कि जो बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न है वो कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। फर्स्ट वन, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सेकेंड वन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन्स। भाई मान लो तुमने 1 लाख रुपए के बॉन्ड परचेज किए, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई इस पर जो है तुमको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक तरीके का रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है आपके पास? अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस बॉन्ड को आपने 1 लाख में खरीदा, अब उतने ही बॉन्ड को खरीदने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? 1.5 लाख के मालिक है रे। शेयर सब में यही बातें होती है नहीं होती? तो रिटर्न एक तो इंटरेस्ट के रूप में आ सकते हैं और उसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है बेटा? चेंज हो सकती है, नहीं होती? कैपिटल गेन्स का मतलब होता है बेटा रिटर्न। हम फायदे की बात सोच रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना बनेगा कि बेटा घट के 1 लाख का 70,000 हो जाए, तो हो सकता है। तो जहां पर भी हम लोग देखेंगे तो केंज ने यही बात बताई कि अगर बॉन्ड के ऊपर हम देखें तो दो तरीके से हमारा रिटर्न हो सकता है, एक इंटरेस्ट के रूप में और एक कैपिटल गेन्स के रूप में। भाई वैल्यू का क्या हो जाना? बदल जाना, वैल्यू का चेंज हो जाना, वैल्यू का बढ़ जाना। ओके, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन्स का मतलब यही होता है मार्केट प्राइस का बढ़ जाना। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन का मतलब क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस का बढ़ जाना। कि भाई जो शेयर तुमने पहले 10 रुपए का खरीदा और अब वही शेयर अगर 20 रुपए का मिल रहा है, तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिक दोगुनी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? ये भी तो तुम्हारे लिए एक रिटर्न है ना। तो रिटर्न लेने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ा होगा ना, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए माल का होना जरूरी होगा या नहीं होगा? तो इस यही आता है हमारा किसके अंतर्गत? स्पेकुलेटिव। अब ये जो हमने बोला बेटा कि इंटरेस्ट रेट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन, इसका मतलब क्या? तो हेडिंग दीजिएगा बेटवा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कहता है बेटवा
इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड इन मार्केट ऑन कैश डिपॉजिट। भाई जब तुम कैश डिपॉजिट कर रहे हो उसके बेसिस पर जो तुम्हें इंटरेस्ट का रेट एक फिक्स मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अंतर है? करंट का मतलब क्या होता है बेटा? वर्तमान में, वास्तव में, रियलिटी में जो चल रहा होगा। तो ये जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना बेटा, इसको कहते हैं एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या नाम देते हैं इसको? एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या यूं कह दे रेट ऑफ इंटरेस्ट एट प्रेजेंट। है ना कि अगर हम लोग करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा? एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट एट प्रेजेंट। लेकिन अगर ये क्रिटिकल रेट ऑफ की बात करते हैं तो इसको कहते हैं बेटा नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि भाई हम ऐसे कह सकते हैं ना, भाई मान लो हमको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। नहीं यार, मिलना तो 6% चाहिए था, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए था? तो जो होना चाहिए था वो होगा क्रिटिकल, आज जो मिल रहा है वो क्या होगा बेटा? करंट। देखो अगर हमने मार्केट रेट की बात करें तो मार्केट में जो रेट चल रहा है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। करंट जो एक्चुअल में हमें प्राप्त हो रहा है, और क्रिटिकल जो एक्चुअल में होना चाहिए था। अंतर दोनों में समझ लो। एक तो जो मिल रहा होगा वो तो मार्केट हो गया, भाई मार्केट में नॉर्मली 10% चल रहा है, तो चलो ये 10% हमारा क्या हो गया? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। हमें क्या मिल रहा है? 4%, लेकिन कम से कम होना क्या चाहिए था? तो मिल रहा है 4% तो करंट इंटरेस्ट रेट, और मिलना चाहिए था 6% क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट। तो ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? फिर कहता है बेटा इफ करंट इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट, कि अगर कहीं पर करंट इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा, और क्रिटिकल क्या है? कि मान लो हमें मिल रहा है 8%, लेकिन मार्केटवा में होना क्या चाहिए था? मौजा ही मौजा। तो कहता है बेटवा देन ही एक्सपेक्ट्स, कौन? जो वेल्थ होल्डर है, जिसका माल है बेटा, पेन ही नहीं चल रहा भाई, जिसने पैसे लगाए हैं वेल्थ होल्डर तो वही होगा ना। देन ही एक्सपेक्ट्स, वेल्थ होल्डर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू fall in future and when rate of interest falls, bond prices rises। अब देखिए बेटा कि अगर कहीं पर भी
रेट ऑफ इंटरेस्ट, गौर से देखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर में क्या लगता है कि बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, गिर गया, तो बॉन्ड का प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जब रेट गिरेगा तो तुम बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि रिटर्न जहां से सिक्योर्ड हो जाता हो वहीं पे लगाना, तो बॉन्ड का प्राइस ऑटोमेटिक क्या करना शुरू कर देगा। और इस पर बेटा 3 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर इंटरेस्ट का रेट गिरेगा तो बताओ बॉन्ड का प्राइस क्या होगा। तो अगर इंटरेस्ट का रेट गिरेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस, ओके। कर लोगे? अभी कहां बेटा, अभी तो शुरू भी नहीं किया है बेटा, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा, मजा तो फिर भी नहीं आना। अब आगे लिखिएगा बेटा, सो दे विल ट्राई टू convert their cash holdings into bonds because, कि भाई अगर लग रहा है कि अब बॉन्ड का प्राइस धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट का रेट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, करंट वाला बढ़ता जा रहा है। तो अगर इंटरेस्ट का रेट जो क्रिटिकल रेट है वो अगर गिरना शुरू हुआ है तो बॉन्ड का प्राइस क्या होना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। तो उस केस में तुम अपने कैश होल्डिंग्स को क्या करोगे बेटा, बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट करना चाहोगे। काहेला, तो लिखिएगा दे कैन अर्न्स हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बॉन्ड में उसको क्या मिल सकता है बेटा, ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। दे एक्सपेक्ट कैपिटल गेन्स, क्योंकि अगर बॉन्ड का दाम बढ़ेगा, अगर बॉन्ड का दाम बढ़ेगा तो तुम्हारे लिए कैपिटल गेन होगा, ये नहीं होगा, ओके। तो जैसे ही इंटरेस्ट का रेट गिरना शुरू होगा लोग बॉन्ड की तरफ ज्यादा से ज्यादा भागेंगे, क्योंकि उससे उसको रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है और कैपिटल गेन भी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर करंट रेट कम हो और क्रिटिकल रेट ज्यादा हो जाए तो दूसरा यही हो जाएगा बेटा, इफ current rate less than critical rate, if current rate less than critical rate, तो इस केस में कहता है बेटा देन, बेटा ही लिख दूंगा तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, वेल्थ होल्डर जरूरत है का, देन he expects the rate of interest to rise in future and when the rate of interest rises then bond price falls। मतलब जो ऊपर लिखा था उसी का वाइस एंड वर्सा लिखा या नहीं लिखा बेटा,
so they will try to hold liquid cash rather than bonds because, तो इस केस में वो क्या करेगा बेटा, कैश रखेगा, बॉन्ड ज्यादा लेगा क्या, नहीं लेगा, क्यों, लॉस ऑफ इंटरेस्ट foregone is small, they can avoid capital loss। भाई हम खरीद के काहेला अपना नुकसान करवाएंगे, क्योंकि बॉन्ड का प्राइस अगर कम होना शुरू हो जाएगा तो हमारे लिए तो नुकसान होगा ना भाई, तो क्या वो हम करना चाहेंगे क्या, नहीं। दे कैन लेटर बाय बॉन्ड्स एट लोअर प्राइस। अगर हम अपने पास माल बचा के रखेंगे तो देखते गए कि गिर रहा है, एक ऐसा जगह आएगा जहां पे लगेगा आपको अब ये मिनिमम लेवल पे आ चुका है, अब हो सकता है बढ़ना शुरू होगा, तब वहां पर कम दाम में तुम बॉन्ड खरीद पाओगे या नहीं खरीद पाओगे। ओके, तो जैसे ही करंट रेट हमारा क्या होगा, कम होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट आने शुरू होगी या नहीं होगी, तो उस केस में आप ज्यादा से ज्यादा कैश क्या करोगे बेटा, होल्ड रख करके चलोगे। तो ये जो ऊपर जो हमने ये दोनों कंसेप्ट किया है, इसका एक कंक्लूजन लिख लेते हैं, तो नोट करके लिख लीजिएगा बेटा। करंट रेट इज हायर या हाई, लो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, करंट रेट इज लो, हाई स्पेकुलेटिव डिमांड। तो अब ऊपर वाला टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रख लेंगे तो काम नहीं चल जाएगा हमारा, सीधी बात, नो बकवास। अच्छा, पहले लिखवाते तो फिर वहां पे दिखाते कैसे, क्योंकि यहां पर 3 अलग अलग चीजें भी तो लिखा है, ये भी तो पूछा जा सकता है कि नहीं। इसी तरह बॉन्ड वाले में भी तो 2 चीजें लिखवाई थी कि जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, और बाद में अगर वही पूछ देता, देखा सर, इसीलिए बोलते सर आपने डिटेल्स में लिखवाया करो, देखा छोड़ दिया था ना आपने, है तो दोनों तरफ से मरू मैं। तो अब समझ में आ गया कि करंट रेट अगर हाई होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगा बेटा, लो होगा, और अगर करंट रेट हमारा लो होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा। तो ध्यान में रख लोगे, पक्की वाली बात। अब यहां पे मैं चाहूं तो एक ग्राफ बना के भी समझा सकता हूं, पर मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं, ठीक है ना, उसकी जब जरूरत नहीं, हमें कौन सा एग्जाम में ग्राफ पूछेगा, तो मैं वो ग्राफ यहां पर बनाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, लेकिन मजा तो आएगा नहीं बेटा, नहीं बेटा अभी कहां हुआ, आगे लिखिएगा। लिक्विडिटी ट्रैप या इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ वो तो साफ, अब कितना जाओगे, लिक्विडिटी ट्रैप या
इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा एक वो बताओ, मान लो तुमको बैंक ने बोला कि मेरे पास पैसा जमा करो, मैं तुम्हें 2% इंटरेस्ट दूंगा, और मैंने बोला मेरे पास जमा करो 10% इंटरेस्ट दूंगा, कहां जाओगे? भाग यहां से। अच्छा 5,000 इनकम में लौटाऊंगा कहां से ना? बेटा इनकम हमारी 1 करोड़ है पर मंथ। अब बोलो, तो जाल में फंसाना, ट्रैप का मतलब क्या होता है बेटा? फंसा लेना। तो चलते हैं इसी के बेसिस पर थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात करेंगे और देखते हैं इस पॉलिसी के बारे में। तो थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं और कल पूरा खत्म ही कर देंगे। चलो बेटा, 2 घंटा मतलब 2 घंटा, 8 मिनट ही बचे हैं। 8 मिनट के वैल्यू नहीं है बेटा। जा लाल बत्ती पे नाचना शुरू कर देना, पता चल जाएगा 8 मिनट का क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, उधर का ग्रीन सिग्नल होगा तो उड़ा जाएगा, लोग पता चल जाएगा। यहां सेकंडों का होता है, पलवर का 8 मिनट है। जब एग्जाम देके निकले होगे ना, उस टाइम में अगर क्वेश्चन रह गया होगा सर 2 मिनट, तो वो छीन लिया होगा, नहीं मिलेगा। बात करता है सर 2 को गोला लगाना है, नहीं ला 8 मिनट को कम समझता है। लिखो बेटा, आरबीआई फॉलोज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई फॉलोज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब पॉलिसी से विस्तार होने की बात हो। अब क्या करेगा इसके लिए? तो सबसे पहला ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्यों भाई? तो टू इंक्रीज मनी सप्लाई, टू इंक्रीज इनकम, टू इंक्रीज एडी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना बेटा? टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी बनाती है, तो उसका मेन मोटिव होगा कि मनी सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, लोगों की इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि जिसे ही इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ेगा। और इन सब से हमारा क्या होगा बेटा? इकोनॉमी का विस्तार होगा या नहीं होगा? सरकार सोचे ऐसा होता है क्या? सोचने में क्या हर्ज है भाई? सोचते तो आप लोग भी हैं, हर सब्जेक्ट में 99, 1 नंबर दे देते हैं आईसीआई को बोनस के रूप में, है कि नहीं? 99 दे दे, ज्यादा नहीं चाहिए। और वास्तविकता ये होगा कि 40 कैसे आएगा, पहले ये तो देख लो। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नहीं होगा? तो अब वो प्रॉब्लम क्या है, उससे कैसे निपटा जाएगा, कैसे उसको दूर करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा।
और ये इसके लिए मिलते हैं हम लोग कल। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। अब अभी तो शुरुआत ही किया है बेटा, जाल में फंसाना, आसान शब्दों में इतना समझ ले। अब वो ट्रैप कैसे होगा तो वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।